सभी के पास? कोई एक जना बताइए तो। यस सर, क्लियर यस है। सर। ठीक है, देखो ध्यान दो, आज आपका कंबाइंड क्लास लगा है। जो आर्यभट्ट और आइंस्टाइन दोनों बैच हैं उनका। आर्यभट्ट जो है उसमें एक क्लास पीछे चल रहा है, तो वो जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो अगले दिन क्लास होगी आपकी आर्यभट्ट की, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन वही पढ़ेंगे जो दोनों क्लासेस के लिए नया होगा। एक दूसरा चीज ये है कि मैं इस वीक आपके जो डाउट्स हैं वो रेयरली ही आपके ले पाऊंगा, क्योंकि मैं मुश्किल से टाइम जो है वो क्लास के लिए निकाल पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में दो लोग जो है वो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, और बच्चे की भी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो मुझे अभी हो रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपके जो भी ग्रुप में आप डाउट पोस्ट करोगे वो मैं देखता रहूँगा। अभी एक वीक के लिए कम से कम आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, आर्यभट्ट में तो अपन ने सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल पे बेस्ड जो एग्जांपल्स थे वो अपन ने कर लिए थे। आइंस्टाइन बैच के अंदर जो पोटेंशियल है वो अपन ने डिफाइन कर दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है ये भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। तो आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो आर्यभट्ट बैच में जो चीज़ नहीं कवर हुई है वो कल वाली क्लास में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट वीक आपका कंबाइंड क्लास लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कर्व ड्रॉ करते हैं। उन कर्व्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट electric field lines are drawn to represent the net electric field in a region. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली स्ट्रीम लाइंस होती हैं, तो आप स्ट्रीम लाइंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो फ्लूइड्स के अंदर। तो जैसे वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस की जो प्रॉपर्टी थी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वही प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी, और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ क्यों की जाती हैं? किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं? दे आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट tangent to a field line gives the direction of electric field at that point, and density of electric field lines gives the magnitude of electric field at that point. क्यों ड्रॉ की जाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं? दे आर ड्रॉन in such a way that tangent to a field line gives
the direction of electric field, the direction of electric field at that point and density of field lines give the magnitude of electric field at a point. जैसे अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से ड्रॉ की गई है, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ की गई है। तो अगर अपन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस पॉइंट ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, टेंजेंट के अलोंग पॉइंट करेगा। अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग रहेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि अपन किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी अगर निकाल लें तो अपन ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ सी और एक पॉइंट बी ले लेता हूँ, या एक पॉइंट ये ले लेता हूँ डी। तो सी के पास अगर आप देखोगे, अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करूँ तो इससे ज़्यादा फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं, यानी सी के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं इतना ही क्रॉस सेक्शन डी के अराउंड कंसिडर करूँ तो यहाँ पे कम फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है, तो डी के ऊपर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। तो आप ये कह सकते हो कि सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, डी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी, और किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज वही रहेंगी जो स्ट्रीम लाइंस की आप फ्लूइड्स में आप पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट अपन वही देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर एक बार आप प्रॉपर्टीज सेकंड ऑफ, पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ हाँ, देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब अपन ड्रॉ करते हैं तो दो चीज अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देना चाहिए, और अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैलकुलेट करो, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, उस पॉइंट के अराउंड अगर आप यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करो तो उस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी ज्यादा फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर सी के अराउंड आपने एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया तो इससे ज्यादा फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है इस क्रॉस सेक्शन से। डी के अराउंड इतना ही क्रॉस सेक्शन आप कंसिडर करोगे तो इससे कम फील्ड लाइन पास हो रही है, एक ही फील्ड लाइन पास हो रही है, यहाँ पे 3 फील्ड लाइन पास हो रही है। इसका मतलब सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, डी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो जहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो डेंस होती हैं, यानी पास पास लोकेटेड होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर होती हैं, फील्ड लाइंस के बीच स्पेसिंग ज्यादा रहता है तो डेंसिटी कम रहेगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपका कम रहेगा। तो देखिए प्रणव, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, हो गया क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो अपन अभी स्टडी करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट तो अपन ये देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूजुअली चार्जेस से स्टार्ट होती हैं या इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और चार्जेस या इन्फिनिटी पे ही टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस usually begin और एंड, शुरू होती हैं या खत्म होती हैं एट चार्जेस, या तो चार्जेस पे शुरू या खत्म होंगी या फिर इन्फिनिटी पे, एट चार्जेस और एट इन्फिनिटी। पॉजिटिव चार्ज के केस में तो क्या होगा, फील्ड लाइन चार्ज से निकलेंगी और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो इससे फील्ड लाइन जो है वो आपकी निकलेंगी और ये आपकी इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। इस टाइप की फील्ड लाइन आपकी रहेंगी। ये चार्ज से निकल रही है, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है। पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन चार्ज से निकलती हैं, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन इन्फिनिटी से निकलेंगी, चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में फील्ड लाइन इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती है और चार्ज पे जाके टर्मिनेट होंगी। यहाँ पे फील्ड लाइन इन्फिनिटी से निकलेंगी, चार्ज पे जाके टर्मिनेट होंगी। थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ हो गया है, थोड़ा इधर इसको टर्मिनेट कराना था। तो नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती हैं, चार्ज के ऊपर जाके टर्मिनेट होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन चार्ज से निकलेंगी, इन्फिनिटी पे आपकी टर्मिनेट होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूजुअली बिगिन और एंड एट चार्जेस और एट इन्फिनिटी। या तो चार्जेस से बिगिन होंगी या चार्जेस पे टर्मिनेट होंगी, या फिर इन्फिनिटी से बिगिन होंगी और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। जैसे इस केस में पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है, और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे ओरिजिनेट होती हैं, चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो रही है। आपने सुना होगा, आप आगे स्टडी भी करोगे, कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करोगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एनीवन? जीरो होता है। तो अगर मान लो फील्ड लाइन जो है, मान लो किसी रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर आपने मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टिंग स्लैब आपने रख दिया है तो क्या होगा, एक कंडक्टिंग स्लैब आपने रख दिया है तो उस केस में क्या होगा, फील्ड लाइन क्या अब्रप्टली यहाँ पे टर्मिनेट होगी, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो तो या तो चार्जेस पे टर्मिनेट होती है या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है, अब्रप्टली तो कहीं पे एंड नहीं होती फील्ड लाइन। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने कंडक्टर रख दिया है तो ये जो फील्ड लाइन है इनके फेसिंग सरफेसेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक सेकेंड। तो ये फील्ड लाइन आपकी नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर जाके टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होंगी। और चूंकि कंडक्टर पे नेट चार्ज तो आपका जीरो ही है, तो ये जो अपोजिट फेस है इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से फील्ड लाइन जो है वो आपकी फिर से ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, अंदर फील्ड आपका क्या रहेगा, जीरो। तो जब आप कंडक्टिंग स्लैब रखते हो तो फील्ड लाइन जो है वो स्लैब पे जाके टर्मिनेट हो रही है, और स्लैब जो है उसके अदर फेस से ही आपकी ओरिजिनेट हो रही है। इसका मतलब इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, क्योंकि फील्ड लाइन को कहाँ पे टर्मिनेट होना है, फील्ड लाइन तो चार्ज पे जाके ही टर्मिनेट हो सकती है और चार्ज से ही ओरिजिनेट होती है,
इसका मतलब इसका ये फेस कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये फेस कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर फील्ड आपका जीरो होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, फील्ड लाइन कहीं भी अब्रप्टली एंड नहीं होती, ये आपकी बिगिन और एंड एट चार्जेस और एट इंफिनिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, the number of field lines originating or terminating at a charge is proportional to the magnitude of that charge. Number of field lines originating or terminating at a charge is proportional to the magnitude of that charge. यानी किसी चार्ज से कितनी फील्ड लाइन अपन निकालेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जब इंडिविजुअल चार्ज आपका रखा हुआ है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये -5Q है, तो अब इस पे कितनी फील्ड लाइन अपने को टर्मिनेट कराना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फील्ड लाइन इस पे टर्मिनेट करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस रखे हुए पास में, अलग अलग मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस आपके रखे हुए हैं पास में, जैसे एक चार्ज आपका ये रखा हुआ है QA, ये मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे रखा हुआ है -QB। अब अगर आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहता है, तो अपने को जब चार्जेस से फील्ड लाइन निकालनी होंगी या चार्ज पे टर्मिनेट करानी होंगी, ए से फील्ड लाइन निकालेंगे, बी पे टर्मिनेट कराएंगे, तो इस केस में अपन ए से कितनी फील्ड लाइन निकालें, बी के ऊपर कितनी टर्मिनेट कराएं, ये क्वेश्चन उठेगा। अगर इंडिविजुअल चार्ज होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप 3 फील्ड लाइन दिखाओ या 4 फील्ड लाइन दिखाओ या 5 दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दो चार्जेस आपके पास पास में लोकेटेड हैं, तब अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी चार्ज से कितनी फील्ड लाइन निकाल रहे हो या कितनी फील्ड लाइन उस पर टर्मिनेट करा रहे हो, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे QA जो है वो मैं मान लिया कि कितना है, ये 4Q के बराबर है, और ये मान लो -Q के बराबर है। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है, 4:1। तो अगर इस पे आप 3 फील्ड लाइन टर्मिनेट करा रहे हो, तो इस पे कितनी फील्ड लाइन ओरिजिनेट करानी पड़ेंगी, 12। क्योंकि जो फील्ड लाइंस आप निकालोगे, वो फील्ड लाइन जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो में होंगी। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप ए से निकाल रहे हो और नंबर ऑफ फील्ड लाइन बी पे टर्मिनेट करा रहे हो, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर ये रेशियो आप देखोगे तो ये कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। यानी अगर आप बी के ऊपर 2 फील्ड लाइन टर्मिनेट करा रहे हो, तो इससे कितनी निकालनी होंगी, 8। अगर इस पे 3 फील्ड लाइन टर्मिनेट करा रहे हो, तो इससे कितनी निकालनी होंगी, 12। तो जैसे मैं 3 फील्ड लाइन इस पे टर्मिनेट कराता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। तो एक फील्ड लाइन तो मैं ये टर्मिनेट करा देता हूँ, डायरेक्ट ये फील्ड लाइन मैंने टर्मिनेट करा दिया। अब इस पे मैं 3 फील्ड लाइन में टर्मिनेट करा रहा हूँ। ये ध्यान रखना, जब फील्ड लाइन आप टर्मिनेट करा रहे हो तो वो सिमेट्रिकली इस पे टर्मिनेट होंगी,
जैसे 3 फील्ड लाइन टर्मिनेट करा रहे हो तो ये 120 डिग्री पे होनी चाहिए एक दूसरे से। तो जो नेक्स्ट फील्ड लाइन में टर्मिनेट कराऊंगा वो कितने एंगल पे रहेगी? पहली फील्ड लाइन से 120 डिग्री एंगल पे टर्मिनेट होगी। और जो थर्ड फील्ड लाइन है वो भी 120 डिग्री एंगल पे टर्मिनेट होगी इधर। तो इस चार्ज पे मैंने कितनी फील्ड लाइन टर्मिनेट करा दी? 3। अब ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे अपने को 4 टाइम्स फील्ड लाइन निकालनी पड़ेंगी। इस पे 3 टर्मिनेट कराएंगे, इससे कितनी निकालनी होंगी? 12। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए अपने को जब फील्ड लाइन दिखानी पड़ेंगी तो टोटल फील्ड लाइन कितनी दिखानी होंगी? 12। 3 तो इस पे टर्मिनेट हो गई, बाकी फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी? बाकी इंफिनिटी पे जाएंगी। तो अब बाकी बची हुई फील्ड लाइन जो है वो अपन दिखा देते हैं। कितनी फील्ड लाइन बच गई? 9 फील्ड लाइन बच गई है। तो एक फील्ड लाइन मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, ये इधर इंफिनिटी पे जाएगी। दूसरी ये फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे टोटल मैंने 12 फील्ड लाइंस मैंने 4Q से निकाली हैं और उनमें से केवल 3 फील्ड लाइन जो है वो मैंने -Q के ऊपर टर्मिनेट कराई है। तो चार्जेस से कितनी फील्ड लाइन निकालनी है या चार्ज पे कितनी फील्ड लाइन टर्मिनेट करानी है, दैट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दो चार्जेस। जो फील्ड लाइन आप निकालोगे या टर्मिनेट कराओगे उनका रेशियो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के रेशियो में होना चाहिए, तभी तभी ये रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट कहलाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का डायग्राम दे दिया है और आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप इजिली बता सकते हो कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है उनके रेशियो में ही रहेगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको ये बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली बिगिन और एंड एट चार्जेज और एट इंफिनिटी। पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन चार्ज से निकलेंगी, इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन इंफिनिटी से निकलेंगी, चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। हाँ हाँ सर एक बार 4:1 दोबारा बता दें। कौन सा प्रॉपर्टी? सर जो आपने 4:1 निकाला है ये लाइन से कैसे देखना है एक बार ये बता दें। देखो ध्यान दो, पहला जो चार्ज है ये आपका QA, ये 4Q के बराबर है। मान लिया अपन ने 4Q के बराबर है और ये -Q भी था, ये -Q के बराबर है, यानी A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड का कितना है? 4 टाइम्स है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है। तो अब अपन अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो A और B से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? 4:1 होना चाहिए। 4:1 ये रेशियो होना चाहिए। वैसे तो ये फील्ड लाइन 3 डायमेंशन में होंगी, यहाँ पे तो पेपर के प्लेन में ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर पेपर के प्लेन में भी ड्रॉ कर रहे हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ए से कितनी फील्ड लाइन निकालनी है, वो फील्ड लाइन बी पे जो टर्मिनेट कराओगे उसका कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैंने ये मान लिया कि बी के ऊपर 3 फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है। तो ए से कितनी निकलेंगी? 4 टाइम्स निकलेंगी, यानी 12 निकलेंगी। तो 3 फील्ड लाइन तो ये निकल गई जो बी के ऊपर टर्मिनेट हो रही है। बाकी कितनी फील्ड लाइन बच गई? टोटल 12 निकालनी है, बाकी कितनी बच गई? 9 बच गई, वो मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है। तो ये फील्ड लाइन किधर जाएंगी? ये तो इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कोई चीज नहीं क्लियर है तो सर अगर -QB पे अगर हम ए की फील्ड लाइन टर्मिनेट करते तो वो फील्ड लाइन QA और QB को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पे लाई करते। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ही फील्ड लाइन अगर टर्मिनेट करा रहे हो तो ये रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप फील्ड लाइन टर्मिनेट कराते हो तो आप सिमेट्रिकली उनको टर्मिनेट कराते हो। जैसे 3 फील्ड लाइन टर्मिनेट करा दिया तो ये एक दूसरे से कितने एंगल पे रहेंगी? 120 डिग्री पे। ये 120 डिग्री पे है इससे, ये इससे 120 पे है, ये इससे 120 पे। 4 फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो चारों फील्ड लाइन 90 90 एंगल बनाएंगी एक दूसरे से।
लेकिन एक ही फील्ड लाइन टर्मिनेट करा रहे हो, वो रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सही नहीं है, ऐसा आप नहीं करोगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसी से आएगी आपकी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एट एनी लोकेशन द डायरेक्शन ऑफ, या एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द, या ऐसा कह सकते हो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point to the electric field line gives the direction of electric field at that point. Direction of electric field at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट किया है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, ये फील्ड लाइन है आपकी, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पॉइंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर होगा, टेंजेंट के अलोंग रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो उस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता एक ही लोकेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट, फील्ड लाइंस डू नॉट intersect because if they do so there would be two different directions of the electric field at the intersection point, at the intersection point। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने किसी रीजन में ऐसे ड्रॉ कर दिया है, अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कह रहे हो कि पहली को इंटरसेक्ट कर दी है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट के ऊपर पहली फील्ड लाइन तो ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉइंट करना चाहिए, और दूसरी फील्ड लाइन कह रही है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर की ओर होना चाहिए। लेकिन किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे फील्ड एक ही डायरेक्शन में आपका पॉइंट कर सकता है, या अलग अलग डायरेक्शन में तो पॉइंट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप आपस में कट नहीं कराओगे, क्योंकि उस केस में फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है कि फील्ड लाइन जो है उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, वो जो आपका मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पे फील्ड लाइन आपकी ड्रॉ होती है वहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा फिर। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आपस में कट नहीं कराना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ
density of electric field at a point gives the magnitude of electric field at that point. Electric field at that point. स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, जैसे मैं चार्ज की वजह से करता हूँ। जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, अभी निकलते हैं, अभी थोड़ी देर में। अब इससे अपन फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन चार्ज से निकलेंगे, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। ये केस रहेगा आपका, चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही है। ये केस आपके पास है। आपको ये भी पता है, आप यहाँ तक स्टडी कर चुके हो कि एक चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आपको इतना तो आइडिया है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब चार्ज के पास में फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और चार्ज से दूर जाके देखोगे तो फील्ड लाइन की डेंसिटी कम रहेगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे फील्ड लाइन जो है, यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं और एक लास्ट डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। तो इन दोनों पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है कि ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है, तो ए पे मैं अगर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं तो इस क्रॉस सेक्शन से ज्यादा फील्ड लाइन जा रही है। बी पे इतना ही क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे तो इस क्रॉस सेक्शन से कम फील्ड लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि फील्ड लाइन पास पास लोकेटेड है। यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है क्योंकि फील्ड लाइन दूर दूर लोकेटेड है। तो ए के ऊपर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा बी के कंपैरिजन में। तो जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी फील्ड लाइन जहां पे डेंस होंगी, पास पास लोकेटेड होंगी, वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर लोकेटेड होंगी वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। यूनिफॉर्म जो फील्ड है उसको अपन पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस से डिनोट करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हो गया फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। Uniform field is represented by parallel equidistant field lines. तो जैसे किस रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसको इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो इस टाइप से फील्ड लाइंस को अपन ड्रॉ करेंगे, यानी दो फील्ड लाइंस, दो नेबरिंग फील्ड लाइंस के बीच जो गैप है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे एक पॉइंट मैंने ये कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया, तो इन पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फील्ड किधर पॉइंट करेगा, टेंजेंट के अलोंग, यानी इस लाइन के अलोंग इधर की ओर। यहाँ पे फील्ड किधर पॉइंट करेगा, बी के ऊपर, बी पे इधर ही पॉइंट करेगा टेंजेंट के अलोंग। तो दोनों पे फील्ड जो है वो राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो यहाँ पे देखिए जितना एरिया यहाँ कंसिडर करोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे जितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, अगर इतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बी के अराउंड कंसिडर करोगे तो इससे भी उतनी ही फील्ड लाइन आपकी पास होंगी, क्योंकि दो नेबरिंग फील्ड लाइंस के बीच गैप क्या है, सेम। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस जितना डेंस है उतनी ही डेंस यहाँ भी है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपकी क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइन है ये बेसिकली
फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करती हैं। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में रख दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उस चार्ज पार्टिकल पे किधर की ओर फोर्स लगेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अपने को ये एक्यूरेटली ये बता देंगे कि उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर लगने वाला है, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल किधर की ओर मूव करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यूजुअली डिनोट नहीं करती। आइसोलेटेड चार्ज है तब तो कर सकती है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली या इन जनरल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जनरल, इन जनरल का मतलब हो गया हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, किसी पार्टिकुलर केस में कर सकती है। तो इन जनरल डू नॉट represent the trajectory of a particle moving under the influence of electric field only, under the influence of electric field only। इसका क्या मतलब है कहने का, वो देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब इसके अराउंड अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो आपको ये पता है फील्ड लाइन आपकी रेडियल होंगी, चार्ज से निकलेंगी इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी, इस टाइप की फील्ड लाइन आपकी रहेंगी। आपकी चार्ज से निकल रही है, कहाँ जाके टर्मिनेट हो रही है, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो अगर आप एक टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज काफी स्मॉल होता है, ये टेस्ट चार्ज आपने रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, किधर की ओर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से अपने को पता है किसी भी चार्ज पे जब फोर्स निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको इस क्यू पे फोर्स निकालना है तो फोर्स किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है क्यू की लोकेशन पे, तो क्यू की लोकेशन पे फील्ड किधर होगा, फील्ड लाइन के अलोंग इधर की ओर, तो इसके ऊपर फोर्स भी इधर की ओर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई के बराबर। अब इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा इधर की ओर, और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये चार्ज। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को डिनोट कर रही है, एक स्पेशल केस है। इन जनरल वो रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन किसी स्पेशल केस में कर सकती है। यहाँ पे पार्टिकल किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाएगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री। जैसे मैं एक दूसरा केस लेता हूं आपका, जैसे यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जैसे मैं मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से 3 फील्ड लाइन निकाल रहा हूं, तो नेगेटिव चार्ज पे कितनी फील्ड लाइन टर्मिनेट करानी होंगी, 3 ही टर्मिनेट करानी होंगी। तो इससे मैं 3 फील्ड लाइन निकाल रहा हूं, इस पे 3 फील्ड लाइन टर्मिनेट करा रहा हूं। ये केस है आपका। अब अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहां पे है Q, अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज को यहां पे रख दिया, ये दोनों फिक्स है आपके, मान लीजिए ये भी फिक्स्ड है आपका इस लोकेशन पे, ये भी फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहे, तो इनका सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको अपन ने फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और भी फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जैसे ये 3 फील्ड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। अब ये टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट में ये आपका क्यू किधर मूव करेगा। क्या ये इस फील्ड लाइन के अलोंग जाएगा, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कोई बता सकता है
रीजन। अब इस पे फोर्स जो लगेगा, फोर्स किधर लगेगा? टेंजेंट के अलोंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है, तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, टेंजेंट के अलोंग। तो क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा? और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? एनीवन? सर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं है हमेशा। इसके पास केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। किसी भी कर्व्ड पाथ पे मूव करने के लिए पार्टिकल के पास नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इधर की और कोई फोर्स नहीं लग रहा। सर वो नेगेटिव वाला नहीं लगाएगा कोई फोर्स? हाँ हाँ, तो नेगेटिव वाला चार्ज। ये ध्यान दो, यहाँ पे ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ने ड्रॉ किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पूरे रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने पहली जो डेफिनेशन है उसी में लिखवाया है, टू रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। तो यहाँ पे जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ये फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये फील्ड लाइन किसी पार्टिकुलर चार्ज की नहीं है। जैसे ये 3 फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, आप ये कहोगे कि ये 3 फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन है, नहीं। ये तीनों फील्ड लाइन जो है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन दोनों के जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट हो रहा है, उसको ये फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इन दोनों का इफेक्ट मेरे को कंसिडर करना है। यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे देखो फील्ड की डेफिनेशन से फोर्स कितना हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। इसकी लोकेशन पे फील्ड किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। तो इस पे फोर्स भी किधर लगेगा? टेंजेंट की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इधर तो फोर्स क्या है? 0। नॉर्मल डायरेक्शन में जब कोई फोर्स ही नहीं है तो इसके लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर 0 है तो कोई भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे मूव कर पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग आपका मूव नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। इन जनरल ये चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है। देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस कर्व्ड लाइन के अलोंग मूव करता तब तो अपन कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग कभी भी मूव नहीं कर सकता। ये तभी मूव कर सकता है जब अपन कोई एक्सटर्नल इफेक्ट इंक्लूड करें, कोई और फोर्स लगाएं, कोई ऐसा फोर्स लगाएं जो इसको कंटिन्यूअसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता रहे, तब तो अपन इसको इस लाइन के अलोंग ले जा सकते हैं। अदरवाइज ये खुद से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये इस फील्ड लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा। अब ये किधर मूव करेगा? तो ये किधर मूव करेगा वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वो आपको इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे नेट फोर्स देखना पड़ेगा, फिर नेट फोर्स जो है उसको ma(y) और ma(x) से आप इक्वेट करोगे। उसके बाद ax कैलकुलेट करोगे, ay कैलकुलेट करोगे, vx कैलकुलेट करोगे, vy कैलकुलेट करोगे, फिर x और y कैलकुलेट करोगे, तब आपको ट्रेजेक्ट्री पता लग पाएगी कि एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कंप्यूटर प्रोग्राम से ही आपका निकल सकता है। न्यूमेरिकल मेथड यूज करके कंप्यूटर प्रोग्राम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अपन ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो देखिए क्लियर है कि नहीं सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, लेकिन किसी स्पेशल केस में कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है,
तो इसकी वजह से फील्ड लाइन स्ट्रेट रहेंगी, रेडियल रहेंगी, फील्ड से निकलेंगी, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमेशा नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन कर्व्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स तो टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, क्या ये कर्व्ड लाइन के अलोंग मूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है। सर तो ये, हाँ हाँ सर अगर हमने एक और चार्ज, टेस्ट चार्ज, अगर वो स्ट्रेट वाली लाइन के बीच में रख दिया तब करेगा सर? हाँ, इस पे मूव करेगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे अगर चार्ज रख दिया तब तो फील्ड लाइन के अलोंग ही जाएगा, इधर की ओर ही मूव करेगा, और कोई ऑप्शन सर नहीं तो है इसके ये पास। सर दूसरा वाला इस चार्ज पे को इफेक्ट करेगा कोई कैसे? दूसरा चार्ज जो है उसको इफेक्ट कर सकता है, ये उससे स्ट्राइक करेगा जाके। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तब तो इधर मूव करेगा ही। अगर मान लो कि इधर मूव कर रहा होता, कोई पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ फेंक दिया आपने, एक पॉजिटिव चार्ज को, ये फिक्स्ड है मान लो, अब इसको इधर फेंक दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तब ये क्या करेगा? ये कुछ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी, उसके बाद ये वापस लौट आएगा, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगा इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिपेल होगा ये। तो रिपल्सन जब फील करेगा तो रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर ये पाथ जो है ये आपका बेंट हो जाएगा, यानी पाथ जो है वो रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव कर जाएगा। अगर कुछ डिस्टेंस पे इसको प्रोजेक्ट किया इधर की ओर, तो पाथ कैसा होगा? हाइपरबोलिक होगा, इस टाइप का रहेगा, कुछ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच रहेगी, इस टाइप से ये चला जाएगा अगर ये फिक्स्ड है तो। टोटल एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो चार्ज जो है उसका पाथ कैसा होता है? हाइपरबोलिक होता है। तो इस केस में हाइपरबोलिक पाथ पे मूव करता हुआ चला जाएगा। अब ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसका कॉन्सेप्ट। इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, वो भी अपन लेंगे। उससे पहले अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तब फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे? अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास में रखे हुए हैं तब फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया, प्लस क्यू यहाँ रख दिया, और एक प्लस क्यू बिल्कुल पास में इसके इधर रख दिया, अब फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? सर वो एक दूसरे से रिपेल होके पीछे वाले डायरेक्शन में चली जाएगी अपने आप। रिपेल होंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। जो फील्ड लाइन आपकी चार से जब निकलेंगी, ये ध्यान रखना, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे 4 फील्ड लाइन, या 4 से ज्यादा, मान लो 6 फील्ड लाइन में निकाल रहा हूँ, 6 फील्ड लाइन में निकाल रहा हूँ, या 5 फील्ड लाइन मान लो, जैसे मान लो 5 फील्ड लाइन में निकाल रहा हूँ। तो जैसे यहां से जब फील्ड लाइन निकलेंगी, जब 5 फील्ड लाइन निकालोगे तो दो फील्ड लाइंस के बीच कितना एंगल रहेगा? 72 डिग्री। तो एक फील्ड लाइन मैंने यहां निकाल दिया, एक फील्ड लाइन इधर निकाल दिया 72 डिग्री एंगल पे, एक इधर निकाल दिया 72 पे, एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया। दो जो नेबरिंग फील्ड लाइंस है उनके बीच एंगल कितना रहेगा? 72 डिग्री, क्योंकि सिमेट्रिकली ही जब चार्ज से निकल रही तो फील्ड लाइन, इससे भी इसी तरह से निकालेंगे। ये पहली फील्ड लाइन, इससे 72 डिग्री पे इधर फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर 72 डिग्री पे ये हो गई, फिर 72 डिग्री पे ये हो गई, फिर 72 डिग्री पे ये। लेकिन जब ये फील्ड लाइन दूर जाएंगी तो क्या इधर से फील्ड लाइन आ रही है, इधर से फील्ड लाइन आ रही है, क्या ये फील्ड लाइन जो है वो किस टाइप का बिहेवियर होगा इनका? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। जब अपन ये देखेंगे बीच में किसी पॉइंट पे अगर फील्ड देखेंगे तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पे तो फील्ड लाइन पहुंचनी नहीं चाहिए। तो ये फील्ड लाइन जो है, इधर किसी पॉइंट पे देखोगे तो फील्ड किधर पॉइंट करेगा? तो इधर इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर रहेगा, इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा? इधर की ओर, ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
तो जब दो पॉजिटिव चार्जेस को आप पास में रख रहे होते हो तब फिल लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करोगे? फिल लाइन जो है उनको इस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा, जैसे यहां से फिल लाइन निकला, ये इस टाइप से मूव करेगी। इस टाइप से फिल लाइन आपको दिखानी होंगी। इस टाइप से दिखाओगे। इस रीजन में देखोगे तो फिल लाइन जो है वो किधर की ओर पॉइंट कर रही है? ऊपर की ओर, यानी नेट फील्ड किधर है? ऊपर की ओर, इधर की ओर रहेगा नेट फील्ड। यहाँ पे तो फील्ड 0 ही रहेगा क्योंकि कोई फील्ड लाइन भी यहाँ पे नहीं है। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फील्ड लाइन जो है वो इस टाइप से आप ड्रॉ करोगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर एक बार आप ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा? सर जो अभी आपने दो पॉजिटिव चार्ज वाला बताया। देखो ये बताओ पहले, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, इस प्लस क्यू की वजह से और इस प्लस क्यू की वजह से, तो किधर होगा? पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर पॉइंट करेगा, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इधर पॉइंट करेगा। अब इन दोनों जो फील्ड है इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो फील्ड किधर होना चाहिए? नीचे की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पे फील्ड लाइन भी किधर की ओर ड्रॉ होनी चाहिए? नीचे की ओर। इधर फील्ड लाइन किधर ड्रॉ होनी चाहिए? ऊपर की ओर, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जानी चाहिए क्योंकि इस रीजन में फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इधर से जो फील्ड लाइन निकलेंगी और इधर से फील्ड लाइन आएंगी, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। जब इस बाइसेक्टर लाइन के अलोंग पहुंचेंगी तो ये ऊपर की ओर मूव करेंगे और इधर ये आपके नीचे की ओर मूव कर रहे होंगे। बाकी जो फील्ड लाइन है उनको तो वैसे ही ड्रॉ करना है, जैसे जहां से फील्ड लाइन निकालते हो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट कराना है। देखो ये क्लियर है कि नहीं प्रणव? सर ये नहीं समझा है कि ये जो आपने क्यू से फील्ड लाइन सर ऐसे कर्व क्यों कर दी है? फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे, वो किधर पॉइंट कर रहा है पहले वो देखिए। अब ये पॉइंट जो है ये इस प्लस क्यू के पास में लोकेटेड है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा और डायरेक्शन ये रहेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस पे है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? कम रहेगा। डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड किधर पॉइंट करेगा? इधर की ओर, ये रहेगा आपका। और जब आप इन दोनों फील्ड्स का यहाँ पे रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट किधर पॉइंट करेगा? रिजल्टेंट तो यही आएगा आपका, ये रिजल्टेंट आपका रहेगा। तो फील्ड लाइन बेसिकली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड ये था, इसको E1 बोल देता हूं। इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड ये था E2। और नेट फील्ड किधर पॉइंट करना चाहिए? नेट फील्ड आपका टेंजेंट के अलोंग आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस टाइप से पास होगी यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में कैसे ड्रॉ की जाती है वो तो कंप्यूटर प्रोग्राम से ही ड्रॉ की जाएगी, लेकिन आप बेसिक आइडिया आप लगा सकते हो। जैसे किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे फील्ड की डायरेक्शन पहले देख लो, और यहाँ पे जैसे देखोगे फील्ड की डायरेक्शन, तो आपको ये पता है इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर रहेगा, इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर रहेगा। नेट फील्ड किधर पॉइंट करेगा? दो फील्ड इस टाइप से पॉइंट कर रहे हैं, रिजल्टेंट किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, क्योंकि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिलाइज हो रहे हैं। तो नेट फील्ड ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है। इधर किसी पॉइंट पे देखोगे, जैसे इस पॉइंट पे देख रहा हूं, तो इसकी वजह से फील्ड जो है वो ज्यादा रहेगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, डायरेक्शन आपकी ये रहेगी,
मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डायरेक्शन ये है। इस प्लस क्यू की वजह से मैग्नीट्यूड कम रहेगा, डायरेक्शन ये रहेगी अवे फ्रॉम प्लस क्यू। और जो रिजल्टेंट है वो आपका किधर पॉइंट करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आप ड्रॉ कर लीजिए, ये रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का, तो इस टाइप से पॉइंट करेगा फील्ड। तो अलग अलग रीजन्स में फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हो, फील्ड किधर पॉइंट करेगा, फिर अप्रोक्सीमेटली आप फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, इस टाइप से ड्रॉ कीजिए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से हैं तो फील्ड लाइन जो है वो इसी टाइप से ड्रॉ होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइन कैसे करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो दोनों चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले अपन इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक्चुअल में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो अपन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, the electric flux through an area is defined as the electric field multiplied by the area of the surface projected in a plane perpendicular to the field, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इस टाइप से मैं लिख देता हूं, थ्रू एन एरिया न करके थ्रू ए सरफेस लिख देता हूं। The electric flux through a surface is defined as electric field multiplied by the area of the surface projected in a plane perpendicular to the field। यानी किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर ही दिया हुआ है सरफेस, तब तो प्रोजेक्टेड एरिया भी वही हो जाएगा, सरफेस का प्रोजेक्शन भी वही रहेगा। जैसे मान लो कि ये एरिया जो है वो आपका इस प्लेन में है, इस टाइप का एरिया आपका है, इसको मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे फील्ड आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो सरफेस है वो आपकी वाई जेड प्लेन में है, इस टाइप की सरफेस है आपकी। इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, ये डीए में ले लेता हूँ, ये एरिया है। तो डीए वेक्टर भी किधर पॉइंट करेगा, राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है ये कौन से प्लेन में है, ये आपका वाई जेड प्लेन में है, इस प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर। तो जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर पॉइंट करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एरिया वेक्टर भी आपका इधर की ओर ही पॉइंट कर रहा है, और फील्ड जो है वो भी आपका इधर की ओर ही पॉइंट कर रहा है।
तो इस केस में तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया लिया है तो इससे जो फ्लक्स आपका पास होगा उसको भी मैं डी फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। जो फ्लक्स पास होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ही आपका एरिया रखा हुआ है, जो सरफेस है वो रखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, सरफेस इसके परपेंडिकुलरली लोकेटेड है। तो इस केस में तो सिंपली डी फाई किसके बराबर होगा, ई इंटू डी ए के, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर एरिया, या एरिया ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में एरिया रखा हुआ है, तो आप सिंपली इसको ये लिखोगे डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। लेकिन अगर ऐसा होता कि जैसे मान लो कि ये फील्ड थोड़ा सा, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा टिल्टेड होता, जैसे मान लो एरिया इस टाइप से है आपका, एरिया वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया में कंसिडर कर रहा हूं, एरिया वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, फील्ड अभी भी राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ई वेक्टर इधर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल मान लीजिए आपको दिया हुआ है थीटा। तो अब की बार फील्ड इधर पॉइंट कर रहा है, लेकिन एरिया जो है वो इस टाइप से है आपका, तो आपको इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, ये प्लेन, इस प्लेन में एरिया का प्रोजेक्शन लेना होगा। कैसे लोगे प्रोजेक्शन, ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा बेसिकली, ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा, और ये प्रोजेक्टेड एरिया जो है ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, डी ए कॉस थीटा के द्वारा। यानी आप बेसिकली जो सरफेस है उसका प्रोजेक्शन तो आप परपेंडिकुलर प्लेन में ले रहे हो, और जो एरिया वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन किधर ले रहे हो, फील्ड की डायरेक्शन में ले रहे हो। तो डी ए वेक्टर का वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहा है, वो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। या इसको आप सिंपली ये लिख सकते हो, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये तो अपन ने इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया लिया है, अगर मान लो कि जो एक पूरी सरफेस आपको दी हुई है तो उससे कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा है, उसके लिए अपन इसको पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट कर देते हैं। गिवन सरफेस पे इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को, तो उस गिवन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो अपने को पता लग जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो अपन ये देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट से अपने को ये फ्लक्स मिल रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटीज अपने को मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या रहेगी। तो अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इनटू मीटर, ये आपके पास आएगी। तो इसकी जो यूनिट है इसको अपन वोल्ट इनटू मीटर लिख सकते हैं। SI यूनिट इज वोल्ट इनटू मीटर। एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वोल्ट इनटू मीटर है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है वो अपन आगे देखेंगे, उससे पहले इसका थोड़ा एनालिसिस अपने को करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डिफरेंट केसेस अगर कंसिडर करूं, जैसे मान लो पहला केस अपन यही कंसिडर करते हैं कि जो सरफेस है वो आपकी प्लेन सरफेस है। अगर मान लो कि सरफेस आपकी प्लेन सरफेस है,
मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड सरफेस, गिवन सरफेस जिससे अपन ये पता करना चाह रहे हैं कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट सरफेस इज ए प्लेन सरफेस। वो आपकी प्लेन सरफेस आपको दी हुई है। प्लेन सरफेस क्यों लिया है? क्योंकि उस केस में एरिया वेक्टर जो है वो भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। जैसे अगर आप कोई भी प्लेन सरफेस लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने ये सरफेस ले लिया, तो इस पूरी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर पॉइंट करेगा? इधर की ओर ही पॉइंट करेगा। लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस होती, जैसे इस टाइप की सरफेस ले लिया, हेमिस्फेरिकल सरफेस ले लिया, तो इस पे तो अलग अलग पॉइंट्स पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एरिया लिया, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इधर पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल एरिया लिया, ये इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल एरिया लिया, ये इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो अगर कर्व्ड सरफेस है तो अलग अलग पॉइंट्स पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपकी अलग अलग रहेगी। यहाँ पे डीए वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे डीए वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे डीए वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर प्लेन सरफेस है तो आप ये स्मॉल एरिया कहीं भी कंसिडर करो, यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर किया, डीए वेक्टर इधर पॉइंट करेगा, यहाँ पे कंसिडर किया तब भी डीए वेक्टर इधर पॉइंट करेगा। तो जब आप प्लेन सरफेस कंसिडर करते हो तो अलग अलग पॉइंट्स पे जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आपकी क्या रहती है? सेम। तो इस केस में कांस्टेंट। तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला से, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सर आ नहीं रहा स्क्रीन पे। देखिए अभी आ रहा है क्या? सर अभी देखो, तो आ अभी क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। यस सर। देखिए ध्यान दीजिए, ये कब से हो रहा था? अभी ये बताया था, ये क्लियर है सभी को या फिर से बताऊं ये चीज? सर ये बता दो सर, आपकी आवाज भी कट गई थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, अपन वो केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और जो सरफेस जिससे अपने को ये पता करना है कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो सरफेस एक प्लेन सरफेस है। जब सरफेस आपकी प्लेन सरफेस होगी तो अलग अलग पॉइंट्स पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। लेकिन अगर सरफेस आपकी कर्व्ड सरफेस हो तो अलग अलग पॉइंट्स पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ पे चूंकि प्लेन सरफेस लिया है, डीए वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है, ई वेक्टर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो दोनों के बीच एंगल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अपन सिंपली इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा, यानी थीटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कोस थीटा जो है वो सेम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ई वेक्टर को बाहर निकाल लिया, डॉट इंटीग्रेशन डीए वेक्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, ई डी ए कोस थीटा। लेकिन आपको ये पता है कि चूंकि थीटा तो आपका वेरी कर ही नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को एज इट इज रखिए, इंटीग्रेशन जो है उसको अंदर ले जाइए, केवल अंदर डीए रह जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट भी आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीए क्या हो जाएगा? जो गिवन सरफेस है उसका एरिया, गिवन सरफेस का एरिया मान लो ए वेक्टर है आपका,
तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ जाएगा। तो अगर एक प्लेन सरफेस आपको दी हुई है, जैसे मान लो सर्कुलर सरफेस है, अब ये सर्कुलर सरफेस है और रेडियस में इसकी आर ले लेता हूं। ये सरफेस मान लीजिए आपकी वाई जेड प्लेन में लोकेटेड है, आर रेडियस का ये सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया है, वाई जेड प्लेन में ये लोकेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो ये बताइए इस सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ये सर्कुलर सरफेस कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, एक्स एक्सिस इधर की ओर है, राइटवार्ड डायरेक्शन में। तो कोई एक जना ये बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा। चूंकि प्लेन सरफेस एरिया है, सर्कुलर सरफेस कैसी हो गई, प्लेन सरफेस, तो उससे अपन कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस फॉर्मूला से देंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर भी राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ई वेक्टर भी राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, क्योंकि कोस 0 1, या ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, अभी तो ये सरफेस आपकी इस टाइप से लोकेटेड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में सरफेस लोकेटेड थी, फील्ड इधर की ओर था और ये इस प्लेन में आपकी लोकेटेड है। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ऐसे कर देता हूं, तो उस केस में ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी या कम फील्ड लाइन पास होंगी, कोई बता सकता है। इसी फील्ड को अपन, ये इसी सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दिया, अब एरिया वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, कम फील्ड लाइन पास होंगी, क्योंकि इसका प्रोजेक्टेड एरिया अब कम हो गया है, क्योंकि फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। अब केवल इसका इफेक्टिवली इतना एरिया ही फील्ड लाइंस जो है उनको फेस करेगा। तो इतने एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास होंगी, कम ही फील्ड लाइन पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, मान लो दोनों के बीच में आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपकी बार फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ई ए कॉस 60, यानी अब आधी ही फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है, हाफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर। आप ये देख सकते हो, ये ए cos 60 क्या हो गया, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ई वेक्टर के अलोंग, या सरफेस का प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये प्रोजेक्टेड एरिया आपके पास आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए cos थीटा को। ये ए cos थीटा एरिया है, ए cos 60, और ये कितना है, ए के बराबर। अब जितना ज्यादा टिल्ट करते जाओगे, पहले सरफेस ऐसे रखी हुई थी, अब इसको ऐसे रखा तो कम फील्ड लाइन पास हो रही है, बिल्कुल ऐसे रख दिया, इसको इस प्लेन में रख दिया, ऐसे रख दिया इसको, कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, तो सर पास ही नहीं होगी फिर तो इसमें तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि फील्ड लाइन जो है सरफेस के पैरेलल निकल जाएंगे, तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं होंगे। तो फाई कितना आएगा, ई ए कॉस, क्योंकि एरिया वेक्टर तो आपका मान लीजिए इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, फील्ड आपका इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इस केस में कोई फील्ड लाइन आपके पास नहीं होगी, या आप ये कह सकते हो कोई फील्ड लाइन एरिया को कट नहीं कर रही है, क्योंकि सभी फील्ड लाइन एरिया के पैरेलल जाएंगे, तो कोई भी फील्ड लाइन जो है वो एरिया को कट करके एक साइड से दूसरी साइड में एंटर नहीं होगी। तो यहाँ पे फ्लक्स आपका 0 है। तो इस एग्जांपल से आपको ये तो पता चल गया होगा कि एरिया अगर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है एरिया से। अब थोड़ा थोड़ा टिल्ट करते जाओ इसको, तो फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो कम होती जाएंगी, और इसको बिल्कुल पैरेलल कर दिया तो कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं होगी। तो बेसिकली फ्लक्स किस चीज को मेजर करता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गिवन सरफेस से पास होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्लेन सरफेस आपको दी हुई है
और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, phi इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और सरफेस कैसा हो? एक प्लेन सरफेस हो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन सर ये मतलब सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स वाले फॉर्मूले में सर जो ई वेक्टर आया है सर, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया होगा ना? नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा साउंड आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये जो फॉर्मूले में ई वेक्टर आया है सर, ये मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में से जो पास होती हैं वही होंगी ना? हाँ, जो कोई भी पॉइंट है उसके अराउंड अगर आप यूनिट एरिया आप देखते हो तो यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उस पॉइंट पे। ओके सर। ये तो अपन ने अभी फील्ड लाइंस के अंदर पढ़ा ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड के परपेंडिकुलर एक यूनिट एरिया कंसिडर करो तो उससे कितनी फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन फील्ड लाइन जो है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना। आप कंपेयर कर सकते हो दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, लेकिन एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ये आप फील्ड लाइन से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड लाइन कितनी ड्रॉ करनी है वो तो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कितनी फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो। तो दो पॉइंट्स पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि उन दोनों पॉइंट के अराउंड आप यूनिट एरिया कंसिडर करो फील्ड के परपेंडिकुलर, उस यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जहां पे ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है वह फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां कम फील्ड लाइन पास हो रही है फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता करना है, अब आप उसके अराउंड एक यूनिट एरिया कंसिडर कर रहे हो उससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, फील्ड लाइन तो आप ड्रॉ कर रहे हो, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअल फील्ड लाइन तो होती नहीं है, एक्चुअल में कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अपन ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, अब कितनी आप ड्रॉ कर रहे हो उतनी पास होंगी, ज्यादा ड्रॉ करोगे ज्यादा पास होंगी। तो इसलिए आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फील्ड लाइन से नहीं निकाल पाओगे, लेकिन दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो आप। उसका यूज अपन देखेंगे आगे। तो अभी ये देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड केस में यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, केस 2, when electric field is constant but surface is a curved surface. Electric field is constant but surface is a curved surface. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस केस में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस है, जैसे इस टाइप की सरफेस आपको दे दिया है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, डीए वेक्टर आप यहाँ कंसिडर करोगे तो इसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर इधर है, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर इधर है, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो अब ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आपने डीए वेक्टर यहाँ कंसिडर किया है तो एंगल 0 हो जाएगा, यहाँ कंसिडर किया है तो एंगल कुछ अलग रहेगा, यहाँ कंसिडर किया तो एंगल कुछ अलग रहेगा। तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, तो चूंकि थीटा कांस्टेंट नहीं है पहले आपको इसको डॉट प्रोडक्ट जो है उसको लिख लेना है ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो भी आपका वेरिएबल है, डीए जो है वो भी आप वेरिएबल रखोगे, केवल ई कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो आप ई को बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा। अब ये डीए कॉस थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा,
ये प्रोजेक्टेड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे तो इस टाइप की सरफेस है, सरफेस आपकी ये है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस में ले लेता हूं, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस मैंने ले लिया है। अब फील्ड मान लो राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, इस रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड है, राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एरिया लेता हूं, मैं कोई भी स्मॉल एरिया मैंने कंसिडर किया, तो एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर पॉइंट करेगा, डीए वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, फील्ड वेक्टर किधर पॉइंट करेगा, ये राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, मान लो थीटा है। तो इस केस में पहले इससे अगर अपन देखें कि कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, उसको तो अपन ने ये लिख दिया ई डी ए कॉस थीटा। जब अपन इस स्मॉल इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इतना आ रहा है। अब इसको पूरी कर्व्ड सरफेस पे, इस पूरी हेमिस्फेरिकल सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को टोटल फ्लक्स मिलेगा, लेकिन इंटीग्रेट करते वक्त आप केवल ई को बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या रहेगा, डी कोस थीटा। और डी कोस थीटा क्या है, इस डी का ई वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, या ये जो इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एरिया आपने कंसिडर किया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्शन, और वो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ये एरिया, वो ये एरिया हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्टेड एरिया। तो जब आप इस डीए का प्रोजेक्शन ले रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, इस जो सर्कुलर सरफेस है उस पे ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया आपको मिल रहा है, और ये एरिया किसके बराबर है, डीए कॉस थीटा के, या इसको ये भी आप लिख सकते हो डीए प्रोजेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, ये डीए प्रोजेक्टेड है आपका, डीए कॉस थीटा है, डीए प्रोजेक्टेड या डीए कॉस थीटा। अब जब इस डीए का प्रोजेक्शन ले रहे हो तो सर्कुलर सरफेस पे ये छोटा सा एलिमेंट मिल रहा है, इस पूरी कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, इस पूरी कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा, इस सर्कुलर सरफेस, पूरी सर्कुलर सरफेस, ये आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन डीए प्रोजेक्टेड क्या हो जाएगा, ए प्रोजेक्टेड, जो एरिया है उसका प्रोजेक्शन ले लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्रोजेक्टेड। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये बताइए कि अगर इसकी रेडियस आर है तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, एनीवन, ई पाई आर स्क्वायर, सर ई पाई आर स्क्वायर, ई इंटू आई आर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए प्रोजेक्टेड क्या होगा, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का प्रोजेक्शन क्या आएगा। प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया है, फ्लूइड्स में भी बताया था। कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, एनीवन? इधर से लाइट सेंड करो, सामने एक स्क्रीन रखी हुई है यहाँ पे, इधर से पैरेलल लाइट सेंड कीजिए इस कर्व सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाइट सेंड करो इधर, कितनी शैडो बनेगी, शैडो क्या रहेगी, एक सर्कुलर सरफेस रहेगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। वो शैडो किसको डिनोट करेगी, ए प्रोजेक्टेड को, तो यहाँ पे फाई क्या आ जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए अब अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि अगर इसी को हेमिस्फेरिकल बाउल को ऐसे रख देता हूं, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे रख दिया है इसको, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये सेंटर से पास होने वाली ये वर्टिकल लाइन आपकी मान लीजिए वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आपको ये पूछा है ये जो हेमिस्फीयर है
इसमें कितना फ्लक्स इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास हो रहा है? एनीवन? सर E into pi r square. by 2. इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? कोई बता सकते हैं? सर E into pi r square by 2. E pi r square by 2. सर E into pi r square by 2. कितना पास हो रहा है, मैं ये नहीं कर रहा कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, ध्यान सर, नेट- दीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर नेट जीरो होगा, नेट जीरो होगा। Net Zero. zero होगा। जीरो होगा, क्योंकि इधर वाली जो कर्व्ड सरफेस है उससे फील्ड लाइन अंदर एंटर होंगी, इधर वाली कर्व्ड सरफेस से फील्ड लाइन बाहर एग्जिट होंगी। कितनी नेट फील्ड लाइंस पास हो रही है? जीरो। तो फाई तो जीरो ही रहेगा, जो नेट फ्लक्स इससे पास हो रहा है दैट इज जीरो। लेकिन आपको ये पता है ये जो सरफेस है इससे फील्ड लाइन जो है वो अंदर एंटर हो रही है। कितनी फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है उसके लिए इतने सरफेस का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। वो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? वो प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, ये जो आपका एरिया आएगा किस टाइप का एरिया आएगा? सेमी सर्कुलर एरिया, इस टाइप का एरिया आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो फाई इन क्या हो गया? जब भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर फील्ड लाइन एंटर होती है तो फ्लक्स को नेगेटिव लिखते हैं, और जब क्लोज सरफेस से बाहर फील्ड लाइन निकलती है तो अपन फ्लक्स को पॉजिटिव लिखते हैं। तो कितनी फील्ड लाइन जो है वो अंदर एंटर हो रही है? माइनस साइन तो लगा दिया है क्योंकि फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है। E इंटू ए प्रोजेक्टेड। ए प्रोजेक्टेड कितना हो गया? इस सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। फाई आउट क्या होगा? कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? E इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। उतना ही बाहर जा रहा है, जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है हेमिस्फीयर के उतनी ही बाहर भी निकल रही है। तो फाई आउट ये हो गया, और फाई नेट क्या हो गया? फाई इन प्लस फाई आउट, जो आपका कितना रहेगा? जीरो। तो यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट केसेज आपके साथ डिस्कस किए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो केसेस पे बनेंगे, जहां पे फील्ड भी वेरिएबल हो और जहां पे एरिया भी कर्व्ड सरफेस एरिया हो। वहां तो सिंपल इंटीग्रेशन ही आपको बचा सकता है और कोई तरीका नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपको या तो इस टाइप का केस दिया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सरफेस कैसी है? प्लेन सरफेस है, तो उस केस में तो फ्लक्स सीधा क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन सरफेस कैसी है? कर्व्ड सरफेस है, तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई इंटू ए प्रोजेक्टेड। और अगर आपका सरफेस भी कर्व्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में तो आप सिंपल इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट करोगे। जो केस 3 है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट एंड सरफेस इज कर्व्ड सरफेस, तब तो कोई तरीका नहीं है करने का। फिर तो यही है कि आप इंटीग्रेट करो किसी तरह से। फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ओवर द गिवन सरफेस एरिया। फिर तो इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी पैरामीटर्स दिए हुए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। सर हाँ पूछिए। सर ये जो आपने वर्टिकल हेमिस्फेयर बनाया है सर, अगर वो सॉलिड हेमिस्फेयर होता तो नेट फ्लक्स जीरो होता? हाँ जीरो ही होता। आपको अगर हेमिस्फेरिकल सरफेस से पूछा गया है तो उस सरफेस को फील्ड लाइन अंदर की ओर कट कर रही है, फिर इधर वाली सरफेस से बाहर एग्जिट हो रही है, वो तो जीरो ही रहेगा। सो वर्टिकल हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ, सॉलिड। हाँ हाँ इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी सर, अगर ये सॉलिड हेमिस्फेयर है। ये एक सेकंड, ये इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है अभी। देखिए हाँ पूछिए। सर अगर यही सर सॉलिड हेमिस्फेयर है तो हाँ इसके थ्रू फ्लक्स नेट जीरो होगा? हाँ अगर आप ये सरफेस भी कंसिडर कर रहे हो, इधर वाली सरफेस भी कंसिडर कर रहे हो, तो नेट फ्लक्स क्या रहेगा? जीरो ही।
मैंने यहाँ पे केवल इस कर्व्ड सरफेस से देखा है फ्लक्स, हेमिस्फेरिकल सरफेस से मैंने फ्लक्स कितना निकल रहा है वो देख रहे हैं। अगर दोनों सरफेसेस को इंक्लूड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्कुलर सरफेस से फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है और इस कर्व्ड सरफेस से एग्जिट हो रही है, तो नेट तो यहाँ भी 0 ही रहेगा। हेमिस्फेरिकल सरफेस से इतना फ्लक्स आपका पास होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। सर एक मिनट केस 3 दिखा दीजिए। क्या दिखाएं? सर केस एक बार देख लीजिए। का सर केस 3 में 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, ये साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप एक बार बताइए क्या आप पूछ रहे हो फिर से। सर केस 3 में 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे ना? हाँ, केस 3 जो है वो अकॉर्डिंगली आपको सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं जनरली, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिलते हैं तो उनमें कुछ सिमेट्री रहेगी। जैसे मान लो कि यही सरफेस है, अब ऐसा हो सकता है कि फील्ड जो है वो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन अलग हो। जैसे मान लो कि यही दे दिया आपको, इस टाइप का केस दे दिया। अब इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो पता करना है। फील्ड का एक्सप्रेशन मान लो इस टाइप का फील्ड दे दिया, अल्फा r स्क्वायर, r आपकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे अगर आप एरिया कंसिडर करोगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करोगे, तो वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अल्फा r स्क्वायर रहेगा। ये डिस्टेंस आपकी r है। मान लो ये जो सर्कुलर स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया है, इसका रेडियस कितना है, r, ये r है आपकी। तो यहाँ पे e जो है वो वेरिएबल हो गया। e की डायरेक्शन तो आपको सेम रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायरेक्शन मान लो राइटवार्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर की ओर रहेगा, डी। अब दोनों के बीच में एंगल आप देख लीजिए, ये एंगल मान लो आपका थीटा है। तो पहले ये जो आपका स्ट्रिप, सर्कुलर स्ट्रिप है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो, ई डी ए कोस थीटा, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो इस पूरी कर्व सरफेस के ऊपर, तो आपको जो नेट फ्लक्स है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी अपन ने केवल फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी कराया है, डायरेक्शन को क्या रखा है, कांस्टेंट। लेकिन अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड वो वेरी कराएगा या डायरेक्शन वेरी कराएगा, तभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाओगे आप। अदरवाइज तो फिर दोनों चीजें वेरी कराएगा तो क्वेश्चन सोल्व ही करना डिफिकल्ट होगा फिर। तो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इसमें बनेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये चीज क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने एक छोटा सा चीज स्टडी किया, जैसा अभी किसी बच्चे ने पॉइंट आउट भी किया था, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at a point in electric field gives the magnitude of electric field, या एक तरह से आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्यूरेटली किसी पॉइंट पे
आप डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो कितनी फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो तो एक क्वालिटेटिव चीज होगी, आप खुद ड्रॉ कर रहे हो, इसलिए प्रोपोर्शनल कहना ज्यादा बेटर होगा। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो है वो कैसे डिनोट करोगे? जैसे मान लो ये एरिया है आपका, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है इधर की ओर, तो आप क्या करोगे? इस एरिया से ये पता करने के लिए कि यहाँ पे इस एरिया की लोकेशन पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है, उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे मान लो ये एरिया आपका एक इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एरिया लिया है, डीए वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, आप इस डीए का प्रोजेक्शन लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। ये प्रोजेक्शन आपने ले लिया, ये प्रोजेक्शन ले लिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया हो गया जो डीए कोस थीटा के बराबर होगा, जिसको मैं डीए प्रोजेक्टेड बोल देता हूं। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं या जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है उसको आप क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, FL से डिनोट कर देता हूं फील्ड लाइंस। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया से भी वही फील्ड लाइन पास होंगी जो गिवन एरिया से पास हो रही है। तो मैं डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ये एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, इससे देख लेता हूँ कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, और फिर इस पॉइंट के अराउंड यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास होंगी, वो क्या हो जाएगा? N/DA प्रोजेक्टेड। अगर DA प्रोजेक्टेड से N फील्ड लाइन पास हो रही है तो यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास होंगी? N/DA प्रोजेक्टेड। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। या आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू E इंटू DA प्रोजेक्टेड, ये कह सकते हो। या इसको ये लिख सकते हो N इज प्रोपोर्शनल टू E DA cos थीटा, या N इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। तो अपन ने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो पहले देख लिया, अब यहां से क्वालिटेटिवली फ्लक्स होता क्या है वो आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। फ्लक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किसी गिवन सरफेस से कितनी फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है, यानी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू the number of field lines passing through the given surface. Passing through the given surface. फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो नेट फ्लक्स कितना है? 0 है। और अगर फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है मतलब फ्लक्स नेगेटिव है, फील्ड लाइन बाहर एग्जिट हो रही है फ्लक्स पॉजिटिव है। अब कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं फ्लक्स की कैलकुलेशन पे। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको ये दिया हुआ है एक सेमी इनफाइनाइट रोड है जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, इधर ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये इसका फाइनाइट एंड है जिसको मैं O से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस O के अराउंड ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में
एक रिंग रखी हुई है जिसका सेंटर इस ओ के साथ कोइंसिडेंट है, ये रिंग है आपकी। ये रिंग है। रिंग की जो रेडियस है वो आपको कैपिटल आर दी हुई है, ये इस प्लेन में रखी हुई है, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में ये रिंग रखी हुई है। आपको पता करना है इस रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू the ring of radius r। कैसे कैलकुलेट करेंगे एनीवन? कितना फ्लक्स पास होगा इस रिंग से एनीवन? सर रूट पाई आर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लेमडा आपको दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेमडा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी वायर की यूनिट लेंथ पे चार्ज आपको लेमडा दिया हुआ है। इस केस में अपन क्या करते हैं, अपने को ये पता करना है इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब इस पूरी सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि अपने को ये पता है वायर के फाइनाइट एंड से अगर मैं मान लीजिए आर डिस्टेंस पे फील्ड देखता हूं तो फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। कोई बता सकता है दोनों कंपोनेंट कितने होंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा, किधर की ओर पॉइंट करेंगे? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वायर के पैरेलल कंपोनेंट और वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होंगे? ये तो बता चुके हैं अपन, सेमी इनफाइनाइट वायर अपन स्टडी कर चुके हैं। सर परपेंडिकुलर का 2 की लैम्डा बाय आर, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वायर के फाइनाइट एंड से आर डिस्टेंस पे फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो वायर के पैरेलल होगा, यानी ये इस रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट है। कितना है, इसको मैं EX से रिप्रेजेंट कर देता हूं या ER से रिप्रेजेंट कर देता हूं। EX बोल देता हूं, चलिए। लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक कंपोनेंट आपका वायर के परपेंडिकुलर होगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, P पॉइंट की। ये कितना होगा, ये भी इतना ही होगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको याद होगा मैंने दो सेमी इनफाइनाइट वायर को जोड़ के एक इनफाइनाइट वायर बनाया था, उसमें फील्ड आपका आया था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये सिचुएशन है अपने पास। अपने को ये पता है कि ये जो रिंग दी हुई है, सर्कुलर रिंग, इस रिंग के अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड आपका अलग अलग रहेगा। लेकिन अपने को ये भी पता है कि फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट तो सरफेस के पैरेलल है। इसकी वजह से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। EY जो है वो तो क्या हो गया, सरफेस के पैरेलल हो गया, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, 0। केवल इसी की वजह से फ्लक्स पास होगा, EX की वजह से। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये वायर है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर, और इसके अराउंड ये रिंग दी हुई है, फाइनाइट एंड के अराउंड ये रिंग आपके पास है। ये रिंग दी हुई है। मैं यहाँ पे R रेडियस का एक सर्कुलर स्ट्रिप कंसिडर कर लेता हूँ। एक सर्कुलर स्ट्रिप अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया तो अपने को पता होगा, एरिया कितना होगा, 2 पाई R dr। थिकनेस इसकी मैं dr ले रहा हूं, और ये एरिया किधर पॉइंट करेगा, रिंग की सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर।
तो डीए जो है वो कितना आएगा, डीए इज इक्वल टू 2πr dr। तो इतने एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है या कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं इतने एरिया से। अब इस एरिया की लोकेशन पे फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक तो सरफेस के पैरेलल होगा और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये Ex होगा और सरफेस के पैरेलल ये होगा Ey। Ey की वजह से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि Ey और dA जो है वो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। केवल Ex की वजह से इस dA से फ्लक्स पास होगा। कितना फ्लक्स पास होगा, Ex इंटू dA। Ex तो कितना आ गया, लेमडा अपॉन 4πε0r। dA क्या आया, 2πr dr। तो ये तो आपका d था जो एलिमेंट अपन ने चूज किया, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। टोटल जो सर्कुलर रिंग है उससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो इसको 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दीजिए। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, लेमडा अपॉन 2ε0 ये बाहर आ जाएगा। R से R आपका कैंसिल होगा, तो अंदर क्या रहेगा, dr 0 to r। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल R आ जाएगा, तो ये आएगा लेमडा कैपिटल R अपॉन 2ε0। तो देखो इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए। इसमें कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट आपका कंबाइंड क्लास होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन स्टडी करेंगे, गॉस लॉ। कल का जो क्लास है वो तो केवल आर्यभट्ट बैच का होगा, तो उसमें तो जो पार्ट आइंस्टाइन को करा दिया गया है वही पार्ट कराया जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन में एक क्लास आगे चल रहे हैं। और उसके बाद अगले वीक से जो क्लास होगा वो कंबाइंड होगा और उसमें गॉस लॉ अपन स्टडी करेंगे। गॉस लॉ से ही क्लास स्टार्ट होगा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इलेक्ट्रो। ध्यान दीजिएगा, ये मान लो सर्कुलर आपका एरिया है और ये सर्कुलर एरिया जो है उसकी एक्सिस ये है आपकी सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस आप r ले लीजिए और इसकी एक्सिस पे सेंटर से h डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। आपको बताना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस। यहां पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो अपन अगर यहाँ पे देखें इस सर्कुलर सरफेस का कोई भी पॉइंट आप लेते हो, ये इस प्लेन में लोकेटेड है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो YZ प्लेन है इसमें ये सरफेस आपकी लोकेटेड है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करूं तो आपको ये पता है फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से किधर पॉइंट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आप बता सकते हो कितना आएगा, KQ अपॉन r², ये रहेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अलग अलग पॉइंट्स की यहाँ से डिस्टेंस भी अलग अलग रहेगी, तो अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड भी आपका क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक सर्टेन रेडियस का, मान लीजिए x रेडियस का एक सर्कुलर स्ट्रिप में कंसिडर करूं,
तो इस सर्कुलर स्ट्रिप का हर पॉइंट जो है वो 0.4 से r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सर्कुलर स्ट्रिप का हर एक पॉइंट 0.4 से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो हर पॉइंट पे, इस सर्कुलर स्ट्रिप के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, KQ/r²। और इस सर्कुलर स्ट्रिप के लिए एरिया किधर पॉइंट करेगा, एरिया तो इधर पॉइंट करने वाला है, DA। दोनों के बीच में कुछ एंगल भी रहेगा, वो एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो पहले इस DA एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, EDA cos थीटा, ये अपन लिख लेते हैं, ये लिख लिया EDA cos थीटा। DA की वैल्यू एक बार पुट मत कीजिए, E की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो हो गया इस सर्कुलर जो स्ट्रिप है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर मैं इसको पूरी सर्कुलर सरफेस पे इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो पता लग जाएगा। E की वैल्यू भी रख दीजिए, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये जो Q है ये भी आपका बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। अंदर क्या रहेगा, DA cos θ/r²। कोई बता सकता है ये DA cos θ/r² क्या है, एनीवन? सॉलिड एंगल। तो ये आ गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सॉलिड एंगल है, इस सर्कुलर स्ट्रिप के द्वारा Q पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल है। और इंटीग्रेशन d ओमेगा क्या हो जाएगा, इस पूरी सर्कुलर सरफेस के द्वारा Q पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा। मैंने ये बताया था आपको कि एक कोन है, उसके बेस के द्वारा अपेक्स पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होता है। मैंने आपको ये भी कहा था ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखोगे तो बहुत जगह यूज आएगा। कोई बता सकता है ये कितना आया था रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया था? ये एंगल अपने को दिया हुआ था अल्फा, इसके द्वारा कितना, 2 पाई इंटू 1 माइनस cos अल्फा। ये सॉलिड एंगल सबटेंड होता है इसके द्वारा अपेक्स पे। तो क्यों नहीं इंटीग्रेशन d ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। वैल्यू रखो यही, वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि ये रिजल्ट याद रखोगे तो हेल्प करेगा ये बहुत सारी जगह। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। तो ये आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। अब बात आती है कि अल्फा कैसे पता करें, तो अल्फा तो पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सर्कुलर एरिया है आपका, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, r, इसके सेंटर से h डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है। तो ये कौन बन गया आपका इस टाइप का, ये सेमी अपेक्स एंगल है अल्फा। तो कोस अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h/रूट h² प्लस r²। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में h और r। कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, फाई क्या आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस h/रूट h² प्लस r²। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सॉलिड एंगल जो है इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाला है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एक बैच में तो दोनों ही बैच में बताया था प्रीवियस क्लास में, तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाला है। गॉस लॉ जो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसमें सॉलिड एंगल बार बार यूज होगा, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा सॉलिड एंगल को। और यहाँ तक अगर इसमें कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आप पूछ लीजिए। सर हाँ सर, जब मैं DA एरिया को 2 पाई x.dx करके लिख रहा हूँ, तो सर उसमें मेरी लॉग की टर्म आ रही है। नहीं आएगी, मैं आपको सॉल्यूशन ये भेज देता हूँ, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा बेटर आप सॉलिड एंगल से करो। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप इंटीग्रेट करके ही करना चाह रहे हो तो इंटीग्रेट करके कर सकते हो। इसको ऐसे लिख लो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
dA को लिख लिया 2 पाई x dx cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि आप किसकी टर्म्स में लाना चाहते हो, आप इन सबको किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहोगे। मैं चाहूंगा थीटा की टर्म्स में कर लो, तो x को तो क्या लिख सकता हूँ, h की टर्म, h और थीटा की टर्म्स में क्या लिखूंगा, h tan थीटा। x की जगह ये पुट कर दो, dx की जगह h sec स्क्वायर थीटा d थीटा। r की जगह तो r को क्या लिख सकते हो, h अपॉन cos थीटा या h sec थीटा। r की जगह ये पुट कर दो, और cos थीटा तो है ही, तो सारा इंटीग्रेशन थीटा की टर्म्स में आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से अल्फा तक। इंटीग्रेट करो, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये रिजल्ट पता है तो क्यों वैसा करना, ये तो मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखो, ज्यादा बेटर है। इंटीग्रेट करके भी ला सकते हो। ठीक है, तो आज का जो मीटिंग है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।